आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और एक लंबे वीकेंड के बाद आज है हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और काफी ढेर सारे इवेंट्स होंगे इस पूरे हफ्ते जिस पर की हमारी नजर रहेगी और भारतीय बाजारों के लिए अहम ट्रिगर्स होंगे, आने वाले नतीजे उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो आगे एक एक करके उन पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट की जो शुरुआत है वो काफी मिलीजुली देखने को मिल रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त नीचे है, करीब 0.5% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जापान के बाजारों की बात करेंगे निकाय की, तो ये भी नीचे हैं, करीब 38 अंकों की कमजोरी जापान के बाजारों में। कोस्पी के बाजार भी हरे निशान में। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के बाजार अगर देखेंगे तो वो करीब 80 अंक ऊपर दिखाई दे रहे हैं और चीन के बाजार भी हरे निशान में। इस वक्त 0.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काफी मिले जुले क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। और हम देख रहे हैं वीक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं उस पर दुनिया भर के बाजार अब रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ और भी अहम आंकड़े आए थे इस बीच जिस पर कि हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट ने रिएक्ट किया। और इसमें यूएस के मार्केट से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिली। ऊपरी स्तरों से 200 अंकों की गिरावट थी और डाउ जोन्स करीब 140 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ डाउ जोन्स बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक में भी कमजोरी देखने को मिली। हालांकि अगर हम वीकली रिटर्न देखेंगे तो लगातार चौथा हफ्ता था जब हमने पॉजिटिव रिटर्न देखा। 1.2% ऊपर डाउ जोन्स की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली अगर वीकली क्लोजिंग की बात करें तो। लेकिन जो शुक्रवार का दिन था वो कमजोरी भरा था। वजह थी पिछले महीने यानी कि मार्च महीने के जो रिटेल बिक्री के आंकड़े आए वो अनुमान से बेहद ही कमजोर थे। 1% की गिरावट वहां पर देखने को मिली। जो अनुमान किया जा रहा था वो करीब 0.5% का था। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग में जो दोगुनी गिरावट हुई है अनुमान से ज्यादा, उससे अब कहीं ना कहीं बाजार को मंदी का डर सता रहा है। और इसका इम्पैक्ट कल हमने माफ कीजिएगा शुक्रवार को हमने यूएस के मार्केट्स में देखा। हालांकि वहां पर जो नतीजे आ रहे थे वो काफी स्ट्रांग थे, मजबूत नतीजे आए। जो भी बैंकों के नंबर्स आए हैं, जेपी मॉर्गन ने जो नंबर्स दिखाए उसमें रिकॉर्ड रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया। इसके अलावा वेल्स फार्गो और सिटी ग्रुप के नतीजे भी अनुमान से बेहतर आए, लेकिन इसका कुछ असर बाजार पर दिखाई नहीं दिया और हावी रहा था जो कमजोर रिटेल बिक्री के आंकड़े आए थे वो बाजार पर हावी रहे। इसके अलावा फेड ऑफिशियल्स की तरफ से भी कुछ कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ब्याज दरों में बढ़त और भी जारी रखने की जरूरत है जब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं आ जाती। तो इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। ब्याज दरों में बढ़त का दौर जारी रह सकता है और इस बीच मंदी का डर भी सता रहा है। तो उसका इम्पैक्ट हमने यूएस मार्केट में देखा। हालांकि नतीजे अभी भी जारी रहेंगे। अब बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली जैसे कंपनियां भी अपने नतीजे घोषित करेंगी इस हफ्ते, तो इस पर बाजार की नजर रहेगी। लेकिन कमजोर प्रदर्शन रहा अमेरिकी बाजारों का। लेकिन वहीं उसके उलट यूरोप के बाजार परफॉर्म कर रहे थे और वहां हमने जो क्लोजिंग देखी वो हरे निशान में देखी, क्योंकि वहां पर जो बैंकों के नतीजे आए यूएस की तरफ से वो मार्केट को पसंद आया। और हमने यूरोप में देखा कि काफी शानदार तेजी वहां पर बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली है। लेकिन बॉन्ड यील्ड्स और कमोडिटी सेगमेंट की बात करें तो बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 3.5% के बरकरार है। फेड ऑफिशियल के जिस तरह के बयान आए उसके बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में एक हल्की तेजी आई और डॉलर इंडेक्स में तेजी आने से सोना जो एक साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका था, अपने पीक पर पहुंच चुका था, वहां से हल्की नरमी हमने गोल्ड में देखी। कच्चे तेल के लिए भी काफी सारे ट्रिगर्स इस वक्त प्ले आउट कर रहे हैं। इस बीच कच्चे तेल में लगातार चौथे हफ्ते हमने देखा एक पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। 86-85 के आसपास कारोबार कर रहा है इस वक्त कच्चा तेल भी। और यहाँ पर आईईए की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि ग्लोबल डिमांड में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिल सकती है और चाइना में भी अच्छी रिकवरी है, जिसकी वजह से कच्चे तेल को निचले स्तरों से एक अच्छा बूस्ट यहाँ पर देखने को मिला। ओवरऑल बात करें तो आज भारतीय बाजारों के लिए जो संकेत मिल रहे हैं इस वक्त वो काफी मिक्स्ड हैं। बट अगर एक्सजीएक्स निफ्टी को इस वक्त देखेंगे तो वहां पर वीकनेस बढ़ती जा रही है और इस वक्त 90 अंकों से ज्यादा की वीकनेस हम देख रहे हैं कि एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त दिखा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ऐसे में भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए ये हम आगे बात करेंगे। बट सबसे पहले एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े एक बार देख लेते हैं। और एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में लगातार खरीदारी जो है वो जारी है। 222 करोड़ की खरीदारी, हालांकि आंकड़ा छोटा है बट 222 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से देखने को मिली।
घरेलू निवेशकों की बात करें तो वहां बिकवाली हुई है 274 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 1250 करोड़ का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो आंकड़ा काफी बड़ा है क्योंकि थर्सडे को वीकली एक्सपायरी भी थी, जिस कारण 14,520 करोड़ का यह आंकड़ा खरीदारी की तरफ से नजर आ रहा है इस वक्त। तो ये थे एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के संकेत जो कि इस वक्त काफी मिले जुले नजर आ रहे हैं। आगे हम भारतीय बाजारों पर भी रणनीति समझेंगे, लेकिन उसके पहले और भी अहम ट्रिगर्स जो है ओवर द वीकेंड काफी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आए हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं और उसके बाद भारतीय बाजारों पर भी बात करेंगे। इनफैक्ट हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं बाजार पर रणनीति शेयर करने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। इस वक्त आपको जो क्यूज मिल रहे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? काफी मिले जुले हैं। ऐसे में हफ्ते की शुरुआत कैसी हो सकती है भारतीय बाजारों की? बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अपनी राय दीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए 3 हफ्ते हो चुके हैं लगातार मार्केट में हमने देखा है कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अक्रॉस सेक्टर्स आपने पार्टिसिपेशन देखा है एक्सेप्ट फ्यू, जहाँ पे कि आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे है, बाकी ज्यादातर सारे सेक्टर्स आपको पॉजिटिव टोन के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा आप ये भी बता रहे थे दर्शकों को कि काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स ओवर द वीकेंड इन्फोसिस एचडीएफसी बैंक के, तो उसके रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट का टोन मुझे लगता है कि अभी पॉजिटिव साइड पे बना रहेगा। बट क्योंकि 9 दिनों की लगातार तेजी के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मार्केट में होना लाजमी है, तो वही एक कंसोलिडेशन एक टिप अगर मार्केट में मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो 17,620 से लेकर 17,710 का जोन है, वो बाइंग जोन है मार्केट के लिए। वहीं पे 17,910 से लेकर 18,020 ये रेजिस्टेंस एरिया करेक्ट करेगा, वही आपके टारगेट्स होने चाहिए। तो बाय ऑन दिस मेंटेन करके चलिए। निफ्टी में बैंकिंग कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है और खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग नेम्स लाइक एक्सिस, आईसीआईसीआई, इनका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ पे भी आपको बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 41,600 टू 41,900 ये सपोर्ट एरिया है। वहीं पे 42,400 से लेकर 42,700 ये आपको टारगेट की तरह देखना है। राइट, तो बैंक निफ्टी मजबूत नजर आ रहा है इस वक्त और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो बैंकों के नतीजे भी आ रहे हैं वो भी काफी मजबूत हैं ग्लोबली भी और भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी इस वक्त मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको दी जा रही है, एक रेंज आपको बता दी गई है खरीदारी करने के लिए। ओवरऑल मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए। इसके अलावा स्टॉक रिकमेंडेशन क्या होंगे अजीत आपकी तरफ से? बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से मार्केट टोन है स्टॉक स्पेसिफिक भी पॉजिटिव साइड पे अलाइन रही है। पहली रिकमेंडेशन जेएसडब्ल्यू स्टील में होगी। तो मेटल में भी देखिए ऑफ लेट काफी लंबे टाइम के साइडवेज मूव के बाद लास्ट वीक रिकवरी देखने को मिली है। तो ये रिकवरी एक्सटेंड होते हुए नजर आनी चाहिए। वहाँ जेएसडब्ल्यू स्टील जो लीड कर रहा है इस पैक में 738 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। इसमें 710 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे पावर ग्रिड जो थोड़ा सा डिफेंसिव है बट काफी मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के इंडिकेशंस हैं, तो यहाँ पे भी आप 246 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं 225 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट अजीत, थैंक यू सो मच सुबह सुबह अपना समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, पावर ग्रिड ये दोनों अच्छे लग रहे हैं इस वक्त खरीदारी करने के लिहाज से, यहाँ पर आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं खबरों पर और नतीजों पर। काफी सारे अहम और इम्पोर्टेंट नंबर्स आए हैं इस बीच, तो एक एक करके वो भी समझ लेते हैं क्योंकि इसका भी असर आज मार्केट पर देखने को मिलेगा। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक ने अपने नतीजे घोषित किए ओवर द वीकेंड, कैसे रहे नंबर? सबसे पहले इन्फोसिस से शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले इन्फोसिस के नंबर्स देखें तो ओवरऑल देखेंगे थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। अगर आप बात करें जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होती है वहाँ पे भी डिक्लाइन देखने मिली है लगभग 3% का सीक्वेंशियल बेसिस पे। इसके अलावा मार्जिन्स में भी गिरावट आया, लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आया और पैट में देखें तो 7% का गिरावट आया है। दैन ऑफकोर्स ये स्ट्रीट इतना एस्टिमेट नहीं कर रहा था, लेकिन ये याद रखिए जो गाइडेंस होती है FY23 के लिए उसको भी कंपनी जो है मिस की है। उसका लगभग 15.4% टॉप लाइन ग्रोथ आया है, लेकिन जो अनुमान था जो पहले कंपनी ने कहा था वो लगभग 16 से 16.5% का था। और ऑफ कोर्स याद रखिए जो कांस्टेंट करेंसी डिक्लाइन हुई है सबसे पहले डिक्लाइन हुई है फर्स्ट क्वार्टर FY21 को लेके। और याद रखिए जो FY24 की गाइडेंस है वो भी वीकर साइड में आई है। 4 से 7% आपके रेवेन्यू ग्रोथ के हैं और 20 से 22% आपके मार्जिन को लेके है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इन्वायरमेंट अभी भी अनसर्टन है। हालांकि आप कह सकते हैं जो पाइपलाइन है वो भी अभी भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स लग रही है, लगभग $2.1 बिलियन की, और लगातार दूसरे क्वार्टर में जो एट्रिशन होती है वो ईज आउट की है, वो बेटर में आई देखने मिली। लेकिन ओवरऑल जो है याद रखिए देर रात
जो एडीआर में भी 10% का गिरावट जो है इन्फोसिस के देखने मिला था। दूसरा स्टॉक एचडीएफसी बैंक फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है थोड़ी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू पैट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनलाइन आए हैं। जो एसेट क्वालिटी की बात करते हैं वहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है और प्रोविजंस में भी 4% का गिरावट देखने मिला है। इसके अलावा अगर बात करें और नतीजे की तो डेन नेटवर्क्स और जीटीपीएल हैथवे के नतीजे भी आए हैं। इन दोनों के जो है लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। ऑफ कोर्स जो इनके बॉटम लाइन नंबर्स है वहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिला जहाँ पे मार्जिन्स कम आए हैं। तो ये ओवरऑल जो है आपके अर्निंग्स जो थे आज फोकस में रहेंगे, स्पेशली एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस। बिल्कुल, तो इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए, उसके अलावा डेन नेटवर्क्स ने भी अपने नतीजे घोषित किए। इन्फोसिस के काफी कमजोर नंबर्स आए और उसका असर हमने कंपनी के एडीआर में भी देखा। 10% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। शरद, क्या इस पे कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक पर? जी बिल्कुल, ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट्स आए हैं और यहाँ पे जो है एक टाइप से कह सकते हैं थम्स अप देखने मिला है ब्रोकरेजेस की तरफ से। आपका कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। लेकिन हाँ, इन्फोसिस के बारे में बात करें तो वहाँ पे ज़रूर थोड़ी जो है प्रेशर आई है। इन्फोसिस में थोड़ी न्यूट्रल आया है। आपका नोमुरा का लक्ष्य जो रखा है लगभग 1660 रुपीज़ प्रति शेयर का रखा है। इसके अलावा भी जो है ब्रोकरेज हाउसेस फोकस में रहने वाले इन्फोसिस के, जिसमें आपके कॉल में देखने मिलेंगे क्रेडिट स्विस के, यहाँ पे लक्ष्य लगभग 1240 रुपये प्रति शेयर रखा है। और अगर बात करें तो उनकी जो रेटिंग है वो न्यूट्रल देखने मिली है। तो ये ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं इन्फोसिस के थोड़े ब्रोकरेजेस देखने मिल रहे हैं। लेकिन अब जो है एचडीएफसी बैंक को लाते हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे भी आप देखते हैं कि आपका ब्रोकरेजेस देखा जाए तो मेंटेन बाई रखा है। कोटक का लक्ष्य रखा है लगभग 1925 रुपये प्रति शेयर का। और इसके अलावा भी जो है आप कह सकते हैं रिपोर्ट्स में आ रहे हैं कोटक के लक्ष्य जो रखा है वो ऑलमोस्ट 1925 रुपीज़ प्रति शेयर का रखा है। जी बिल्कुल, तो एचडीएफसी बैंक पर कोटक की रिपोर्ट है, लक्ष्य 1925 से 1800 से बढ़ाकर 1925 का दिया है। और इन्फोसिस पर कुछ कमजोर रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। ऑलराइट, तो ये थे इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के नतीजे और उस पर ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं ये भी हमने आपको बताया। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी एक बार देख लेते हैं। शरद हमारे साथ बने हुए बताने के लिए। शरद बताइए। जी बिल्कुल, अहम ट्रिगर्स पहले हम फोकस कर लेते हैं। गोदावरी पावर जो है आज आखिरी दिन है जहां पे बायबैक का जो इशू हो रहा है उसको लेकर अब याद है कि ये बायबैक जो है टेंडर ऑफर के जरिए रहेगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स फोकस में रहेगा। आज आखिरी दिन है कंपनी में, आज आप शेयर खरीद सकते हैं क्योंकि अब जो है स्पिन ऑफ होने वाला है कंपनी का। और चौथे तिमाही के रिजल्ट्स भी आज फोकस में रहेंगे जो इंक्लूड करते हैं एंजल ब्रोकिंग, जस्ट डायल और क्विक हील टेक। इसके अलावा जो है खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो टाटा मोटर्स जो है पैसेंजर व्हीकल्स की दाम बढ़ाने वाली है और ये 1 मई से होने वाला। अब याद रखिए 2023 में ये तीसरा प्राइस हाइक देखने मिलने वाला है। जे एंटरप्राइजेज फोकस में रहेंगे। यहाँ पे ओपनहाइमर जो है वो लगभग अपनी पूरी 5.5% स्टेक से ज़्यादा की बिकवाली कर सकती है ओपन मार्केट में आज ब्लॉक डील्स के जरिए। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो रेंज करेगी लगभग 200 रुपये से 208 रुपये प्रति शेयर पर। ये डिस्काउंट सबसे ज़्यादा तक लगभग 4% हो सकता है और ये जो ऑफर साइज है लगभग 1130 करोड़ का रहेगा। जाइडस लाइफ साइंस को यूएसएफडी अप्रूवल आ गई है कार्डियक अरेस्ट की ड्रग को लेके। टोरेंट पावर में मैनेजमेंट चेंज हुई है। ललित मलिक ने जो है स्टेप डाउन कर दिया सीएफओ के पद से। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में ऑफकोर्स रिजल्ट्स के तो इम्पैक्ट रहेंगे लेकिन कंपनी ने परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए को रेज करने के लिए जो है मार्केट में अप्रूवल दे दी है। तो इसको ज़रूर फोकस रखिएगा। पीसीबीएल जो है कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है लगभग 63,000 मिलियन टन्स पर एनम का ग्रीनफील्ड कार्बन ब्लैक फैसिलिटी पे। तो यहाँ पे भी तेज़ी की आशंका है स्टॉक में। वीआरएल लॉजिस्टिक्स की नई कैपेक्स प्लान आई है लगभग आप कह सकते हैं 700 करोड़ की रही है FY24 के लिए। अब ये जो है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए रहेगा और ऑफ कोर्स ये जो कैपेक्स प्लान है वो इंटरनल एक्रूवल्स और बाहर के लोन्स दोनों के जरिए होने वाली है। मैनेजमेंट चेंज में एक इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा लूमैक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पे विष्णु जौहरी को जो है सीईओ बनाया गया है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो सीईओ रह चुके हैं मदरसन ग्रुप की एक कंपनी में जो ऑफ कोर्स यूरोप और अफ्रीका में डील करती थी और उसके पहले वो भारत के बिजनेस जो उनो मिंडा ग्रुप का लाइटिंग बिजनेस था उसके वो जो है लीडरशिप पोजीशन में थे। तो ऑफ कोर्स लूमैक्स इंडस्ट्रीज में एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज हुई है। शारदा एनर्जीज भी फोकस में रहेगा और इसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा। गवर्नमेंट ने जो है ऑर्डर जो लगाई थी आपके माइनिंग ऑपरेशंस को सस्पेंड करने के लिए उनके आयरन और माइंस को, अब उसको रिवोक कर दी गई है। इसका मतलब अब कंपनी जो है अपनी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी की ऑपरेटिंग रिन्यूएबल पोर्टफोलियो जो है लगभग 8,000 से ज़्यादा
कि मिलियन वॉट्स की जो है ग्रीन पोर्टफोलियो आ गई है, देश का सबसे बड़ा है, और जो टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो लगभग 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। आरएचआई मैग्नेसिटा के बारे में बात करें तो लगभग 320 मिलियन यूरो का नया ईएसजी की जो आप कह सकते हैं डेट फाइनेंसिंग जो है उस पर बोर्ड की अप्रूवल आई है। और गुजरात गैस में भी एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज हुआ है, मिलिंद तोरवाने जो है एमडी के नियुक्त हुए हैं, और ये ऑलरेडी उनके जो प्रमोटर कंपनी है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, उनके एमडी ऑलरेडी हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अहम खबरें हमने आपको बताई और उस पर किस तरह का रिएक्शन रह सकता है, उसके मायने क्या है, ये भी अभी आपको शरद पूरा एनालिसिस करके बता रहे थे। तो काफ़ी अहम नंबर्स आए हैं, काफ़ी कुछ खबरें आई हैं मिड कैप स्टॉक से जुड़ी, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। लेकिन चलिए अब वक्त हो चला है ब्रोकरेज रिपोर्ट का। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। वामाक्षी, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक तो अभी हमने बात की, उसके अलावा और कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एपीएल अपोलो ट्यूब्स के साथ। इक्विरिस का मानना है कि इंडस्ट्री ग्रोथ लेवर्स पर कंपनी काफ़ी वेल प्लेस्ड है कैपिटलाइज करने के लिए। रैपिड शिफ्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एड करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी अप ट्रेंड पर नजर आ सकती है, और इसी के चलते इक्विरिस ने कवरेज शुरू की है लॉन्ग कॉल के साथ, लक्ष्य दिया है 1413 प्रति शेयर का। डिलीवरी अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। इन्वेस्टेक का मानना है कि काफ़ी कंपेलिंग कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स नजर आ रहे हैं और इनफैक्ट बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी की टूवर्ड्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिलीवरी FY24 में EBITDA पॉजिटिव भी हो सकता है, और इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है, लक्ष्य दिया है 415 प्रति शेयर का। बेक्टर्स फूड भी हमारे रेडार पर है। इक्विरिस का मानना है कि उनका जो बिस्किट बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेड इनिशिएटिव्स और प्रीमियमाइजेशन के चलते अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। बेकरी बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, और इनफैक्ट वो मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने कवरेज शुरू की है लॉन्ग कॉल के साथ। टारगेट प्राइस दिया है 705 प्रति शेयर का। 361 WAM इन्वेस्टेक के रेडार पर है। उनका मानना है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स नजर आ रहे हैं, और इनफैक्ट वो कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक के साथ। उन्हें इनका मॉडल पसंद आता है क्योंकि ये जो की रिस्क है वो मिटिगेट करता है, और इनफैक्ट AUM 20%, रेवेन्यू 17% और पैट करीब 20% के कैगर से ग्रो हो सकता है FY23 से लेकर FY26 तक, और इसी के चलते खरीदारी की राय के साथ उन्होंने कवरेज शुरू की है, लक्ष्य दिया है 675 प्रति शेयर का। ONGC अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इसके अर्निंग्स और भी प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सस्टेनेबल 12% डिविडेंड यील्ड, प्रोडक्शन ग्रोथ और इम्प्रूव कैपिटल एलोकेशन के चलते मल्टी ईयर डी रेटिंग में स्टॉक में रुक सकती है, और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय दी है ONGC पर, लक्ष्य दिया है 218 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे आयशर मोटर्स पर। कोटक का मानना है कि रॉयल एनफील्ड पोर्टफोलियो के लिए जो डिमांड ट्रेंड है की स्टेज में अभी भी थोड़ी वीक नज़र आ रही है। कंपेटिटिव इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है सारे ही सेगमेंट्स में अगले कुछ साल में, और इसी के चलते कोटक ने अपनी बिकवाली की राय बरकरार रखी है आयशर मोटर्स पर, लक्ष्य दिया है 2800 प्रति शेयर का। बिल्कुल। थैंक यू वामाक्षी जानकारी के लिए। तो ये कुछ अन्य ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स थी जो भी आपको एक एक करके वामाक्षी बता रही थी। कुछ ऑटो स्टॉक्स पर रिपोर्ट आई हैं, और इसके अलावा कुछ फिनटेक कंपनियों पर रिपोर्ट आई हैं, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की, और हमारे साथ रवि देओरा इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। रवि, थैंक यू सो मच ET Now प्रदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो कच्चे तेल से शुरुआत करते हैं। एक तेजी अब इस बीच काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है क्रूड में। आप क्या और अपसाइड देख रहे हैं यहाँ से, क्या सजेस्ट करेंगे ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अपसाइड ऑन है। अभी भी देखे तो टेक्निकली या फंडामेंटली जो स्ट्रक्चर बने हुए उसमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत वहाँ पे फोकस है वो पॉजिटिव साइड रहेगा। जो चाइनीज डेटा आ रहे हैं इन पर्टिकुलर उसके होम सेल्स के डेटा जो वीकेंड में आए वो भी काफी एनकरेजिंग थे, तो चाइना की ओर से जो डिमांड सेक्टर है वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। हालांकि डॉलर इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है इस हिसाब से थोड़ा रेजिस्टेंस हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हायर लेवल से आता हुआ दिखा था। मुझे लग रहा है कि डीप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, वहाँ सप्लाई के सीरियस इश्यू आगे जाके इमर्ज हो गए तो कच्चे तेल में बाय करें 6730 के करीब। स्टॉप लॉस लगा है 6670 का। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 6850 तक के लेवल वहाँ पे दिखने चाहिए, तो रैली ऑन है। और ये जो मुनाफा वसूली आई है उससे मुझे लग रहा है कि एक बेटर एंट्री लेवल आपको वहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल। तो हल्की मुनाफा वसूली जो आई है इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, अच्छा मौका है 6850 के लेवल्स के लिए।
रवि, एक बार सोने चांदी पर भी आपका व्यू लेना चाहेंगे। यहाँ पर हल्की वीकनेस आई, एक काफी शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन थोड़ी नरमी यहाँ पर आ रही है। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो $2000 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप सोने चांदी के लिए? जब तक गोल्ड में 2000 का लेवल एंड सिल्वर में 25 का लेवल इंटरनेशनली सस्टेन है, तब तक मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ थी, इस हिसाब से एक स्टेप गिरावट आपको गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में आते हुए दिखी थी। सिल्वर तो अभी थोड़ा वॉल्टाइल है, मुझे लगता है कि गोल्ड में बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। अगर 60,000 के करीब मिल जाता है तो गोल्ड में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट में जो थोड़ी डिप है, तो मुझे लग रहा है कि शायद एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो, तो मुझे लग रहा है इसमें कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बाय करें। 59,780 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में एक रिकवरी सेकंड हाफ हमें वहां पे देखने को मिल सकते हैं, जो प्राइसेस को 60,600 के लेवल के करीब पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिप में थोड़ा और यहाँ से आधा 1% की डिप मिले तो गोल्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। तो सोने चांदी में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी इस वक्त मिल रही है। और बेस मेटल्स में रवि, क्या अभी भी कॉपर ही अच्छा लग रहा है? जड़ से क्योंकि कॉपर में सप्लाई के सीरियस इश्यू है, वहाँ पे जिस हिसाब से धीरे धीरे जो सप्लाई वहाँ पे डेफिसिट की ओर जा रहा है, पर्टिकुलरली इस बार शायद हम कॉपर में 2.5-3% और डेफिसिट वहाँ पे देखे। प्रोडक्शन के रिलेटेड कंसर्न है, कॉस्टिंग बढ़ रही थी, इस हिसाब से थोड़े प्राइसेस में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा अप्रिशिएशन वहाँ पे ऑन रहेगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन या लास्ट वीक में भी देखे तो दूसरे सारे मेटल्स में स्टीप गिरावट थी, हालांकि कॉपर में एक पॉजिटिविटी के साथ क्लोज हुआ। मुझे लग रहा है कि ये तेजी और जारी रह सकते हैं। 798 के टारगेट के लिए 785 के करीब इंट्राडे में बाय करें। 778 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि वहाँ पे रैली ऑन है। दूसरे मेटल्स में थोड़ी वोल्टालिटी एक्सपेक्ट करें, लाइक जिंक है, एल्यूमिनियम है, जहाँ पे हाई लेवल से थोड़ा मुनाफा वसूली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि कॉपर आउट परफॉर्मर रह सकता है। ओके, तो कॉपर आउट परफॉर्म कर सकता है और ये सभी एनालिस्ट के रडार पर भी है। पिछले काफी समय से आप यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 798 के लक्ष्य के लिए। रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना और हमारे साथ ये रणनीति शेयर करने के लिए। चलिए अब क्विकली आगे बढ़ेंगे और इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपके सामने एक एक करके रखेंगे। और 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है डाबर, खरीदारी करके चलिए 540 के लक्ष्य के लिए। अपोलो हॉस्पिटल भी अच्छा लग रहा है, 4530 के लेवल्स के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एंजल वन ने आईसीआईसीआई बैंक में बाई कॉल दिया है 917 के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस होगा 885 का। और हिंडाल्को भी इन्हें पसंद आ रहा है, 433 के होंगे टारगेट और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 414 का। निर्मल बैंक ने डीएलएफ में खरीदारी करने की राय दी है 424 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस 405 का। रियल एस्टेट में अभी भी डीएलएफ काफी अट्रैक्टिव लग रहा है एनालिस्ट को, तो यहाँ पर आप जरूर नजर रखिए। और दीपक नाइट्राइट होगा इनका अगला कॉल, 1920 के लक्ष्य देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 1830 का। और सुबह हमारी अजीत से बात भी हुई थी, उन्होंने भी जेएसडब्ल्यू स्टील और पावर ग्रिड में खरीदारी करने की राय दी थी। तो ये तमाम कॉल्स हैं और आज सारे ही कॉल्स में अगर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देखेंगे तो सभी में खरीदारी करने की ही राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये हैं टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। जाते जाते आपको एक बार एक्सजीएक्स निफ्टी और दिखा देते हैं और अभी भी 0.5% नीचे इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी नेगेटिव ही यहाँ पर इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मार्केट पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। थोड़े से